आज बात करते हैं कार्टूनिस्ट इरफान खान की। जी हाँ, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है ग्वालियर से की, क्योंकि ग्वालियर में ही जन्मे, वहीं पले बढ़े और उसके बाद वहीं पर शिक्षा ग्रहण की और नवभारत टाइम्स से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी गए और इंडियन एक्सप्रेस में भी गए और इसके अलावा एशियन एज, इन पेपरों में ये कार्टून बनाया करते थे। एडिटोरियल में छपा करता था और साथ ही साथ संडे को भी छपा करता था। प्रिंट मीडिया के बाद इन्होंने रुख किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आपने देखा होगा एनडीटीवी का गुस्साखी माफ, उसमें इन्हीं की रचना रहा करती थी। हाल फिलहाल में अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो ये डीबी लाइव में आते हैं, जहां पर ये लाइव कार्टून बनाते भी हैं और उसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कार्टून की दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा तो किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया और फिर जो ये आगे बढ़े तो इन्होंने मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज के सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी कार्टून पर पड़ा है, खासकर एआई का। लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए। इरफान खान जी ने कभी सोचा था लाइफ में कि कार्टूनिस्ट बनेंगे? कार्टून की दुनिया की शुरुआत कैसे हुई इरफान खान की जिंदगी में? मैंने तो कभी सोचा नहीं था हालांकि कि कार्टूनिस्ट ही बनूंगा। मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा बनूं ताकि लोग मुझे पहचाने जाने सोसाइटी में। और दूसरी बात ये कि मैं अपना एंगर किस तरह से निकालूं, क्योंकि मुझे लगता था कि लोगों की मदद करूं किसी तरह से, या कोई मददगार मतलब जुल्म हो रहे हैं उनको मैं कैसे लोगों के दूर कर पाऊं, तो उनकी आवाज़ किसी तरह से बन जाऊं। तो ये सोचता रहता था ऐसा कौन सी चीज़ हो सकती है। तो उसमें क्या है कि या तो आप पत्रकार बन जाओ। उस समय पत्रकार काफ़ी होता था कि भाई आपका छप गया कुछ भी तो उसका काफ़ी नाम होता था, उसका काम हो जाता था। तो उस तरह से मैं सोचता रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे थोड़ी ड्राइंग वगैरह ठीक ठाक है तो और सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो मैंने सोचा कि ये मैं इसमें आजमाता हूँ कार्टून में। तो मैं देखता रहता था। तो मेरे पास में पड़ोसी रहते थे, एक सज्जन थे, वो फ्रीलांस कार्टून बनाते थे। उनसे मैंने विधा उन्हें सीखी क्या, मतलब उनको देखता था जाके कैसे बनाते हैं क्या करते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं अपना ही कुछ मैंने ड्राइंग करना शुरू किया। फिर दीपावली विशेषण में ट्राई किया वहाँ के। उसमें मेरे एक आध कार्टून हादसे के छप गए। वो पॉलिटिकल तो लेते नहीं थे। तो 2-4 पन्ने के बाद में एक कार्टून होता था उसमें, तो उसमें कभी हमारा नंबर आ जाता था। ऐसे करते करते फिर हम डेली अखबार जो था ना उसमें ट्राई किया। तो 82 में, सन 82-83 में मैंने अपना कार्टून पॉलिटिकल बनाना शुरू किया। दिन भर पढ़ना उसको, अखबारों को, समझ में नहीं आता था क्या है पॉलिटिक्स, क्या चीज़ होती है। उसके लिए समझाने वाले लोग ढूंढता था अपने मोहल्ले में, जहाँ लोग खबरें का पढ़ते थे, या तो कहाँ भी चक्कू मार दिया किसी ने कुछ कर दिया। उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता था। पॉलिटिकल लोग समझते नहीं थे पॉलिटिक्स क्या होती है। तो वहाँ से मैं एक आदमी ढूंढ के पकड़ के लेके, वैसे भाई आप बता दो, आप बताओ ये मामला क्या है, ज़रा बताओ मुझे। तो वो बताते थे तब मैं समझता था, फिर उसे ड्रॉ करता था जाके किसी तरह से। तो वो मेरी एक यात्रा की शुरुआत हुई थी। जबलपुर प्रवास पर आए इरफान खान का कहना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो शॉर्टकट अपनाकर बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेंगे, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि इस फील्ड में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। खासकर जो आपके चारों ओर घटित हो रहा होता है उसको आपको अपनी कलम से और अपनी पेंसिल से उकेरना पड़ता है, तभी वो लोगों के लिए एक यादगार पल तो होता ही है। कई बार इनके कार्टून जो होते हैं कई लोगों को खुश कर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को नाराज भी कर जाते हैं। और ऐसा ही एक वाकया अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी रहा है, जब वो कहते थे कार्टून को देखकर क्या मैं वाकई में ऐसा दिखता हूं क्या। और दूसरी बात यह है कि इनका अभी तक की लाइफ का सबसे यादगार कार्टून जो रहा वो 2014 में जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पदभार ग्रहण करने के पहले बनाया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और साथ ही साथ जब नाम की घोषणा हुई थी उस समय भी बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि भैया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में उन्होंने बकायदा एक कार्टून बनाया था जिसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा और बाकियों को इस प्रकार से दिखाया था कि भैया इन्होंने तो बाजी मार ली। तो बहुत सारे हास्य व्यंग्य के भी बनाते हैं, केजरीवाल सरकार के भी बनाया है उन्होंने और ममता सरकार का भी बनाया। और मैं आपको बता दूं, खासकर पॉलिटिकल मुद्दे पर इनके कार्टून ज्यादा बेस्ड होते हैं। कुल मिलाकर कहें, कोई आपका ऐसा गॉड फादर नहीं रहा, आपकी खुद की मन की स्थिति, लोगों से बातचीत और आपकी कला। एक एक हथियार, मतलब एक एक पेन पेंसिल वगैरह मैंने, वो लोग कैसे बनाते होंगे मैं एक इमेजिन करता था और उन लोगों से सिर खपाता था जाके, जो स्टेशनरी बड़े बड़े मार्ट होते थे वहाँ पर, कि भाई ये बताओ ये स्ट्रोक जो है ना ये किससे है ना, ये बताइए कि ये जो इसमें जो स्क्रीन लगी हुई है ये क्या आपके पास में अवेलेबल? हाँ हाँ, वो लोग बता देंगे, हाँ भाई ये चीज़ ऐसी होती है, इससे ये बनेगा, ये नई पेंसिल आई है, ये ट्राई करो। बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते थे वो। तो वो जो पैसा थोड़ा बहुत मिलता था मुझे, वो मैं उनमें लगा के सेल्फ मेड, मतलब अपने आप को मैंने तैयार किया मुझसे। ओके, ये बताइए कि न्यूज़पेपर से शुरू हुआ जो सफ़र है आज टीवी तक पहुंच गया, और अब बात अगर मैं करूं, कहते हैं ना कि धीरे धीरे अपडेट होता है। अब आप जो लाइव प्रोग्राम्स करते हैं उसमें लाइव कार्टून बनाते हैं, तो कैसा रहा ये उतार चढ़ाव वाला सफ़र? बहुत मज़ेदार रहा, मुझे तो बड़ा आनंद आता है ये सब करने में। मैं एक अपने इस काम को प्रोफेशन के साथ में एंजॉय करता हूँ जी। और उसमें बहुत थपेड़े आते हैं, उतार चढ़ाव आते रहे। यहाँ पर हमने चाहा कि भाई जैसा हो जाए वैसा तो हो नहीं पाता है, लेकिन मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ, क्योंकि एक टेलीविज़न में काम करना समय के साथ में काम करना होता है बहुत ज़्यादा। और अखबार के अंदर दिन भर में बैठे हुए हैं, शाम तक अखबार जब तक डेडलाइन नहीं आएगी 7-8 बजे तक की, तब तक आपके पास पूरा टाइम रहता है। लेकिन टीवी में ऐसा नहीं होता है। टीवी में तो आप बासी हो जाएंगे 5 मिनट बाद ही, ऑन द स्पॉट ही बनाना पड़ेगा आपको। तो पैनल अगर बात कर रहा है और आप उस डिस्कशन से आउट हो गए, वो जैसी पैनल ने बातचीत खत्म करी और आपका कार्टून नहीं आया, तो फिर आपका काम नहीं होगा उससे, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। अब मैं बनाता रहूँ, कि वो बहुत स्पीड होती है उनकी, तो वो कहते हैं कौन कौन भैया क्या बात, नहीं नहीं वो तो चला गया, आप रहने दो फिर मिलेंगे। लेकिन अखबार में ऐसा नहीं होता, अखबार में आराम से बनाते हैं। तो दोनों में काम करने का एक अलग अंदाज है। कंफर्टेबल किस में है आप, न्यूज़पेपर में, टीवी में? दोनों में ही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में। मुझे जो काम कराता है, जैसे टेलीविज़न में, टीवी में क्या है ना कि मल्टीप्लाई बहुत होती है पब्लिसिटी की, आपको व्यूअर्स बहुत मिलते हैं ऑन द स्पॉट, आपकी पहचान ज़्यादा बनती है जी। अखबार उतने लोगों तक जाता है, बिल्कुल, तो वही लोग पढ़ेंगे, दूसरे दिन बासी हो जाता है। नहीं, उतने ही लिमिटेड लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल। आपका किसी भी अखबार, बड़े बड़े ब्रांड हैं वो उतने ही पढ़ेंगे। जैसे क्या, मैं नाम नहीं लूँगा उन अखबारों का, आपको पता है, अब उनके जो बाईलाइन छप रही ना वो उसके लोगों को पता है, बिल्कुल। लेकिन टीवी में आ गया तो वो किसी का नहीं, घर घर में जा रहा है वो, तो वो फायदा तो है ही। और प्लस आजकल यूट्यूब पे डल जाता है, तो जब मन चाहा तब देख लो, वो तो फिर वो अपने आपका इतिहास बन गया एक तरह से। सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके कार्टून पर? मेरे कार्टून पे नहीं, बल्कि कार्टूनिंग के ऊपर ही इम्पैक्ट की बात है जी, कि सोशल मीडिया में एक तो फ़ायदा भी हुआ उसका आने का और नुकसान भी बहुत हुए। नुकसान ऐसे हो गए कि नौसिखिया लोग थे जो अपना आ गए और उनको पता भी नहीं है कि भाई हाउ टू ड्रॉ, मतलब कितना बनाना चाहिए उनको। किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए थोड़ी होते हैं कार्टून, बिल्कुल, कि आपने आप मेरे अंदर तो ये हो रही, मैं भड़ास निकाल दूंगा आज तो देखता हूँ उसको। इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, संपादक होते हैं वो बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है, उनको पता है कि कल कंटेम्प्ट हो जाएगा तो आप उतना ही बनाइए। तो वो ट्रेनिंग जब नहीं आती है सोशल मीडिया पे तो वो घातक होता है। और अगर आपको ट्रेनिंग है, अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। फिर वायरल हो गया तो फिर तो वायरल नहीं हो जाता उसके बाद। आपके ऐसे कौन से कार्टून है जिससे कोई इंसान बहुत खफा हो गया और कोई बहुत खुश हो गया? खफा तो अब बहुत सारे होते हैं, अब आप टाइम की बात है ना, पहले जो होता था खुश ज़्यादा होते थे जी, अब खफा ज़्यादा होते हैं, लेकिन खुश होने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ कार्टून थे जिनके अंदर लोगों ने नाराज़गी जाहिर करी जी, तो लेकिन कोई बात नहीं है,
तो चलता रहता है। तो सबसे यादगार कार्टून कौन सा रहा आपके जीवन का? मुझे याद ऐसे तो मैं अभी एक कार्टून था मेरा, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे जी, सत्ता में। 2014। हाँ, हम्म। उस समय मैंने एक कार्टून बनाया था हम्म। जो बार बार आता है लौट लौट के वैसे। और उसमें था कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक कमल लेकर के जा रहे हैं और एक राजा की ड्रेस पहन के हम्म। सूंघते हुए जा रहा है। हम्म। और पीछे भंवरा जो बने हुए हैं ना, हम्म। भंवरे में विपक्षी आडवाणी दल। है, अच्छा। लाल कृष्ण आडवाणी। जी। ही वॉज द कंटेंडर, वो थे सबसे बड़े दावेदार, वो थे जी। कि वो पीएम बन जाएंगे उस टाइम जी। 2014 में। उनको मैंने बनाया था उसमें। हम्म। और वो करते हुए घूम रहा भंवरा। हम्म। तो गाना लगा हुआ है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले फूल गया। को ले गया राज का। तो ये कार्टून मेरा बहुत हिट हुआ था, उसके ओके। लाखों करोड़ों लोग जो है ना उसके देखने वाले थे। अच्छा, एक चीज और भी है कि एनडीटीवी का जो गुस्ताखी माफ है काफी हिट रहा है, तो अभी भी गुस्ताखी माफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आप? ये गुस्ताखी माफ में अब, पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता था उसकी हम्म। जब वो शुरू होने वाला था। हम्म। अब गुस्ताखी माफ वो कार्टून बन गया है, स्टिल कार्टून है वो जी। उसका नाम। तो वो होम पेज पर ndtv.com पर आप रोज़ देख सकते हैं। हम्म। शनिवार तक वो कार्टून आपको दिखाई देगा। हम्म। तो अब आजकल वही चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज में जिस प्रकार से क्रिकेट का जब कार्य चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, तब भी इन्हें बुलाया गया था। इन्होंने सहारा समय के साथ भी काम किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जब इस प्रकार के जो शो होते हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो इनके स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं, उसमें जाकर इन्होंने लाइव कार्टून बनाया जिसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। और आज मैं अगर बात करूं तो ये फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भैया प्रैक्टिस मस्ट है। और इसके अलावा जो आपकी थिंकिंग है उसको आपको उकेरना पड़ता है और इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका जो कार्टून है बहुत ज्यादा किसी को हर्ट ना करे। और मैं आपको बता दूं कि इनको इस कार्य के लिए नवाजा भी जा चुका है और इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कार्टून की दुनिया में और कार्टूनिस्ट में इनका नाम जो है बड़े ही अदब से लिया जाता है। और इनके घर में अगर मैं बात करूं तो इनकी जो धर्मपत्नी है वो जैन समुदाय से आती है और गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। और इन्होंने ये बताया हमें कि इनके दिन की शुरुआत जो है हनुमान चालीसा और योगा के साथ होती है, जो कि अपने आप में अल्टीमेट है। और डीबी लाइव में तो आप खुद भी दिखते हैं, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? वो देखिए ना, टेलीविज़न वाला एक काम आ गया मेरा वहाँ पर। तो वहाँ पर एक मेरा रोज़ बहुत हार्ड हिटिंग कार्टून होता है, वो मैं रोज़ आके करता हूँ। उसमें बनता जाता है कार्टून और पैड पर मेरे दिखता ही दिखता रहेगा आपको, बनता और फिर उसके बाद में मैं एक एंकर करता हूँ जिसमें उस कार्टून के बारे में अपनी टिप्पणी होती है। जो लोग कार्टून बनाते हैं, स्केच करते हैं, उनको क्या टिप देंगे? उनके ये टिप देंगे कि रातों रात कोई भी आदमी एकदम फेमस नहीं हो जाता है। ये कि भाई अब सोशल मीडिया पे आपका कार्टून मान लो एक दिन वायरल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से बहुत हीरो बन गए हैं। तो आप अपनी यात्रा को जारी रखिए जी। और बस ये कार्टून और कार्टून और कार्टून, इसके अलावा कुछ मत सोचिए, तभी आप एक अच्छे कार्टूनिस्ट बनेंगे। क्योंकि दिस इज 24 आवर्स जॉब जी। इसमें कोई भी दिमाग जो है ना खाली रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ आता रहता है, क्योंकि आपके सामने से कुछ निकल रहा है ना, वो आपका काम कैच कर रहा है उसके अंदर से। बिल्कुल। एक्चुअल में वो कैचिंग जो है ना वो मेमोरी में आपकी आती जाती है ना। मेरे सामने से कुछ भी होता है ना, 10 लोग जाते हैं ना, मैं 10 लोगों को देख लेता हूँ और उनके बारे में आपको बता दूंगा, उन 10 लोगों के बारे में कि इसमें कौन आदमी क्या था। तो ये आपके अंदर ये चीज़ टेंडेंसी होना चाहिए। कैच करने की जितनी आपकी टेंडेंसी होगी, जो आपको रिजर्व करने की होगी, वो आपको बैंक करने की होगी, रेफरेंसेस लेने की होगी, उनको सबको आप अपने साथ में रखिए। सबसे ज्वलंत मुद्दा आज देश का जो है वक्फ बोर्ड बिल जो है उसमें संशोधन हुआ है। बहुत लोग समर्थन में हैं, बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग नाखुश हैं।
बहुत लोगों का ये मांग था कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। एक कार्टूनिस्ट होने के नाते आपने वक्फ बोर्ड वाले इस मैटर को लेकर कोई कार्टून बनाया, और आपको क्या लगता है संशोधन होना चाहिए था या नहीं? एक कार्टून मैंने अभी बनाया था, NDTV.com पर आया था वो जी। जिसमें अपोजिशन जा रही है हम्म। और एक मुस्लिम कैरेक्टर है वो जा रहा है। हम्म। तो वो दोनों कह रहे हैं कि वक्त वक्त की बात है। हम्म। तो ये लाइन थी कि अब वो समय जो है वो चेंज हो गया है। हम्म। वर्षों पुरानी जो अपनी सिस्टम जो चल रहा था उसमें अब बदलाव आने की ज़रूरत बन गई है। तो मेरे हिसाब से ये कि अगर कहीं कोई हिसाब दिया जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका एक अकाउंटेबिलिटी तो सब में होना ही चाहिए, जिसके लिए पहले से बात करके सरकार को उन लोगों को भी राज़ी किया जाए, उनसे बात की जाए। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगी तब तक कोई काम नहीं होगा। आप साइलेंटली एक फ्रीडम दे करके सभी के लिए मैं कह रहा हूँ जी। अगर आपको लगता है कि हर कम्युनिटी के लिए होना चाहिए वो तो, और उसमें एक अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। जो भी डोनेशन आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, कैसा हो रहा है, उसका पूरा हिसाब तो दिया ही जाना चाहिए। कुल मिला के ऑडिट होना चाहिए, मतलब संशोधन होना चाहिए। खास बात ये रही कि कार्टूनिस्ट इरफान खान से जब हमने आज के इस बदलते परिवेश के साथ वक्फ बोर्ड के संशोधन पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो लोग भी अपने पैसे को दान देते हैं उसकी पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है, और उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो कमेटी है उसमें ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिए जिनको इनका पूरा नॉलेज हो, और उनका ये कहना है कि ज़कात का पैसा कहाँ यूज हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और जो लोग वक्फ बोर्ड में और खासकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर पर्सनल काम कर रहे हैं उनका भी सामने आना अति आवश्यक है। और आज के युवा जो है वो आपके लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा करियर है। वैसे तो बेसिकली अगर कहा जाए कि पहले के ज़माने में ये था कि भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ और रहे सहे जो है वो शिक्षक बन जाओ। अब तो ये है कि भैया कुछ नहीं कर रहे हो तो एक चीज़ है कि बहुत अच्छा बोल लेते हो, बहुत अच्छा ज्ञान है तो नेता बन जाओ, लिखने का शौक है पत्रकार बन जाओ, और आर्टिस्ट अगर कहते हैं कि पेंटिंग आती है तो आप एक आर्टिस्ट बन जाओ, लेकिन कार्टूनिस्ट बन जाओ ये अभी तक कोई कहता नहीं है। मगर कार्टूनिस्ट में भी फीस भी है, नेम भी है, फेम भी है, तो क्या कहेंगे इस आपके फील्ड में स्कोप है? मतलब जो कार्टूनिस्ट है ऐसा तो है नहीं कि होते नहीं है। नहीं, बिल्कुल होते हैं। चपक चोर की तरह से पीछे से आ जाते हैं क्योंकि प्रोफेशन में आपने देखा एकदम से अपीयर तो होता है कार्टूनिस्ट, हाँ, और सब जगह होते हैं। हर अखबार के अंदर एक कार्टूनिस्ट मिलेगा आपको, और एक इम्पैक्टफुल रहता है। हाँ, इम्पैक्टफुल रहता है। तो वो कह के नहीं आता है हाँ, कि मैं बनने जा रहा हूँ, ओके, अचानक ही आ जाता है जी। या ना घर वाले कहते हैं इस बात को। आप देखिए, आप मुझसे ही कहते थे पहले, अरे क्या मिल जाता है, 5-10 रुपए 15 रुपए मिल जाते हैं कार्टून के, हाँ, तो क्या जिंदगी थोड़ी निकल जाएगी इसमें। अब वही लोग अंदर हैरत में पड़ जाते हैं कि भाई ये आदमी तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। हाँ। तो ये वाली बात, ये संदेश लोगों तक जाना चाहिए। कार्टूनिस्ट छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, हाँ, वो डिप्टी एडिटर की रैंक का आदमी होता है, उसको उतना पैसा तो अखबार में मिलता ही मिलता है काम करने का। और प्राइस की बात अगर है तो बाहर किसी भी पेंटर से कम प्राइस कार्टूनिस्ट को नहीं मिलती है। एक कार्टून की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है कई बार जी। तो इसलिए आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो लोग हैं, वो इससे मुतमईन रहें, क्योंकि ये प्रोफेशन है बाकायदा, एक पेंटर की तरह से, डॉक्टर की तरह से, MBA की तरह से। उसको अगर आप एक लाइन पे अगर चलेंगे तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे उधर। और कार्टूनिस्ट की पोस्ट भी बाकायदा निकलती हैं अखबारों में, तो वहाँ पर आपको भी जगह मिल सकती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और संस्कारधानी जबलपुर शहर आप आए और उससे पहले भी आ चुके हैं, तो मैं तो कहूँगी कि एक दिन आप रुके हैं तो घूम के जाइए और माँ नर्मदा जी के दर्शन कीजिए। और साथ में कहते हैं ना कि जैसे गंगा जी में डुबकी लगाओ और यमुना जी में और सरस्वती में, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन इनके दर्शन मात्र से होती है। तो सपरिवार आए हैं तो एक बार जाइए, घूम कर आइए।
और बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही हम आपको देखते रहें। हाँ। और जब आपको समय मिले तो रेवा टीवी के लिए एक अच्छा बेहतर सा कार्टून बनाइएगा, हमें इंतजार रेवा रहेगा। टीवी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेवा टीवी को रोज देखिए इसी तरह से। जी, रेवा टीवी को इसी तरह से आप लोग भी रोज देखिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रेवा टीवी। तो आज का हमारा वीडियो आधारित था कार्टूनिस्ट इरफान खान और उनकी कार्टून की दुनिया से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भैया YouTube पर जाकर फटाफट, अगर आपने अभी तक रेवा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आप किसी फील्ड में रुचि रखते हैं और आपके अंदर कोई प्रतिभा है जिसे मंच की आवश्यकता है तो हमें कांटेक्ट जरूर करें और हमें कांटेक्ट भी कीजिए। चाहे आप एक बच्चे हों, चाहे आप एक महिला हों, चाहे आप एक वृद्ध हों, चाहे आप कलाकार हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के साहित्य से रिलेटेड हो, आप सभी का स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। हम देंगे आपको मंच। और साथ ही साथ अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी कुछ खासियत है, कुछ हिस्ट्री है, तो हमें जरूर बताएं और हमसे जुड़िए। आप सभी का स्वागत रहेगा क्योंकि हम हैं रेवा टीवी, जन की आवाज। तो जनता की आवाज को हम बेबाकी के तरीके से सभी के समक्ष रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ हट कर दिखाएं। तो अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, फटाफट रेवा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।